जय श्री राम, जय गौ माता। भाई जैसा कि आप सबको पता है कि आपका इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम आ चुका है और अब सिर्फ 5-6 दिन ही बचे हुए हैं। तो हम तगड़ी तगड़ी वन शॉट लेके आ रहे हैं। इससे पहले हमने इसी तरीके से वन शॉट में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल और स्टैटिक जीके कर ली है, स्टैटिक जीके भी कर ली है। तो इसी तरीके से आज हम ये तीसरी क्लास लेके आए हैं। इसमें हम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पूरी करेंगे। इसके बाहर इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में कुछ नहीं आएगा। तो ये वाली जो क्लास है भाई, वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो अभी जाओ और चैनल को खोल के जीके की प्लेलिस्ट में जाके लास्ट ये 3 क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। इस बार सेम सवाल छपेंगे। आज तारीख है, देख लो जो भी तारीख है, इसको मैं कह रहा हूँ कि सेम सवाल इन तीनों वीडियो से छपेंगे, कई सवाल जीके में। तो फिर एग्ज़ाम के बाद ही मिलते हैं, तो पता चलेगा कैसा छपे या नहीं छपे। तो लाइक कर देना भाई, पहली बार आए हो तो, नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं पहला सवाल भाई बहुत तगड़े तरीके से मैंने बनाया है, बहुत मेहनत लगी है। पहले जैसे एक सवाल, फिर उसकी आंसर और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, मतलब एक भी नंबर कटने की उम्मीद ही नहीं है अब यहाँ से। तो अब तो जो आएगा वो सब यहीं से आएगा। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर बंदरगाह लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है भाई? लोथल कहाँ पे स्थित है भाई? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब व्याख्या देखो, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा क्या होता है भाई? बंदरगाह है, बंदरगाह था। यह वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब पूछ ले कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पूछ ले लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पूछ ले कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है भाई? ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल है? टोटल 10 मंडल है। नेक्स्ट व्याख्या देख लो, ऋग्वेद क्या है? सनातन धर्म का सबसे प्राचीन वेद है। अब सवाल आ जाए कि सनातन धर्म का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप क्या गलत करोगे? आपको मैं जो थ्योरी भी दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ना भाई। सेम टू सेम क्वेश्चन छपेंगे, कहीं पे भी ये नहीं सोचोगे कि आप भाई कुछ कमी है, कुछ भी कमी नहीं है। बहुत तगड़े तरीके से बनाई है। ऋग्वेद सनातन धर्म का क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सनातन धर्म का सबसे प्राचीन वेद है। तो भाई ऋग्वेद क्या है? सनातन धर्म का सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कितने मंडल है भाई? इसमें कुल 10 मंडल और 1028 क्या है? सूक्त है। यह तीसरे मंडल में क्या है इसके? आप पूछ ले कि गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में 10 तो मंडल हैं और 1028 क्या है? सूक्त हैं। समझ गए? ऐसे बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। चलते तीसरे सवाल पे। और मेरे भाई जिनका भी एग्ज़ाम 1 से लेकर 12 जून के बीच में है, उनके लिए जीके में ये वीडियो रामबाण साबित होंगी। अभी बता दिया है, कंप्लीट जीके भी देख सकते हो आप जाके। ठीक है। तो बहुत तगड़ी तरीके से, नहीं तो लास्ट की 3 वीडियो तो ये देख के ही जाना जो अब वन शॉट है, जीके वाली प्लेलिस्ट में जाना। और लास्ट की 3 वीडियो अब जो मैं ऐड कर दूंगा वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। बार बार इसलिए कह रहा हूँ भाई, क्योंकि आपका ही फायदा है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। अब जैन धर्म से संबंधित जो भी फैक्ट है वो नीचे लिख दिए हैं। अब सवाल बताओ बाहर कहाँ जाएगा? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं ये पूछ ले। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन है भाई? प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव। ऋषभ देव का ही नाम क्या था? आदिनाथ था। और महावीर स्वामी क्या है? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, क्योंकि 24वें थे और जैन धर्म के क्या थे? अंतिम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के अब यहाँ से सवाल पूछ ले, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। मैं कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। और 24वें तीर्थंकर पूछ ले, अंतिम तीर्थंकर पूछ ले तो महावीर स्वामी हो जाएगा। चलते भाई चौथा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आ गया, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था मेरे भाई? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में क्या है भाई? व्याख्या क्या है? बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। वाराणसी के पास क्या भाई? सारनाथ स्थित है, वहाँ पे दिया था। इतिहास में इस घटना को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भाई मेरे भाई लाडले भाई सारनाथ में दिया था। तो ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लेकिन यार आप भाई लाइक नहीं करते हो तो मेरा हौसला नहीं बढ़ पाता है, तो लाइक ज़रूर करना। और चलते 5वां सवाल देखते हैं। नेक्स्ट पूछ लिया है भाई कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व पे सिकंदर ने आक्रमण किया था। कब किया था भाई? और अब व्याख्या देखो, मकदूनिया के शासक सिकंदर कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे। वर्ष 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? पूछ ले। 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में क्या है? आक्रमण किया था। उसका पंजाब के राजा पोरस के साथ, सिकंदर का पूछ ले कि सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध पूछ ले। ठीक है।
तो पोरस के साथ, राजा पोरस के साथ, पंजाब के राजा पोरस के साथ हाई डेस्पीज झेलम नदी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। हाई डेस्पीज का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, किसका किसका हुआ था? राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। और कब आया था सिकंदर? 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। तो ये भूलने के सवाल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछ लिया कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आ गया भाई प्रश्न नंबर 7 कि प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो भाई 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। 8वें वर्ष में। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 226 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किसने लड़ा था? मौर्य सम्राट अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक ने। इस युद्ध में भीषण संहार को देखकर अशोक ने हमेशा के लिए क्या युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो किस युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद क्या है? कलिंग के युद्ध के बाद राजा अशोक जो थे उन्होंने कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। इसके बाद क्या है? इन्होंने भाई अपना धर्म चेंज कर लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि इसमें क्या हुआ? नरसंहार हुआ, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। तो इसको देख के क्या है उनके मन में क्या हुआ? राजा अशोक के मन में क्या हुआ भाई? एक दुख उत्पन्न हुआ, दुख हुआ उनको, यार इतने लोग क्यों मरे, कैसे यार, बहुत दुखी हुए वो। तो उन्होंने अपना धर्म ही चेंज कर लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आ गया भाई आपका 8वां नंबर का। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है भाई? इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है आपके मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बार बार पूछना, क्योंकि बार बार बोला जाता है, बार बार अपने मन में रिवाइज करते रहो। ठीक है, अब टाइम नहीं बताया अपने पास, तो मेहनत करो। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? मैगस्थनीज। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज देखो, मैगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पूछ ले मैगस्थनीज किसका जो है वो राजदूत था? किस यूनानी शासक का राजदूत था? तो पूछ ले क्या हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का क्या था भाई? राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है? दरबार में आया था। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? पूछ लेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज की पुस्तक पूछ लेगा तो इंडिका हो जाएगी। इंडिका क्या है? उनकी पुस्तक है। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन भारत और भारत के समाज और प्रशासन का क्या है? वर्णन किया है। इंडिका में किसका वर्णन है? ये भी आपको पता चल गया। इंडिका लिखी किसने? मैगस्थनीज ने लिखी। मैगस्थनीज किसके शासन काल में आया था? मतलब कहाँ पे आया था? किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए मैं डीप पढ़ा रहा हूँ, ताकि घुमा के भी प्रश्न पूछे तो इस वन शॉट से बाहर आपका कुछ नहीं जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखो भाई, गुप्त वंश के पराक्रमी राजा समुद्रगुप्त को क्या है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनकी लगातार सैन्य विजयों के कारण इतिहासकार V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किया था। ये भाई क्या हुआ? समुद्रगुप्त लगातार जीत रहे थे, गुप्त वंश के थे। समुद्रगुप्त किस वंश से थे? गुप्त दिख रहा है नाम के बाद भी, तो गुप्त वंश से संबंधित थे कि पराक्रमी राजा थे। गुप्त वंश के पराक्रमी राजा समुद्रगुप्त को उनकी लगातार सैन्य विजय, लगातार क्या रहे? वो जीतते रहे युद्ध सभी। तो इसी के कारण V.A. स्मिथ ने क्या है? इनको भारत का नेपोलियन कह दिया। अब पूछ ले कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान, याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या है? भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट सवाल देखो, मतलब इसकी व्याख्या देखो। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो याद रखना, विक्रमादित्य किन्हें कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है। के समय क्या है? भारत आया था। पूछ रहेगा चीनी यात्री फाहियान, कई बार पूछा गया है। फाहियान कब भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो याद रखना। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है भाई, राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी मेरे भाई? राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। तो देखो व्याख्या देखो, हर्षवर्धन ने शुरू में थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन ने पूछ ले शुरुआत में किसको राजधानी बनाया था? तो हर्षवर्धन ने शुरुआत में थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन क्या है, बाद में उन्होंने अपनी राजधानी बदलकर कन्नौज उत्तर प्रदेश कर दिया। अब पूछ ले आपसे कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? ऑप्शन ए दे दिया मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी दे दिया मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी दे दिया चंगेज का, ऑप्शन डी दे दिया तैमूरलंग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनवी ने क्या है? सोमनाथ मंदिर को लूटा था।
ठीक है। अब देखो इसकी व्याख्या, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए, ये पूछ ले कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए, तो 17 आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत पर किए। ठीक है, देख लो कितना आरामी आदमी था, समझ सकते हो ये कि उसने क्या है 1025 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पर आक्रमण किया और बेरहमी से लूटा और नष्ट किया। कब आक्रमण किया भाई? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। और इसने क्या है, मोहम्मद गजनवी ने पूरा सोमनाथ मंदिर लूट लिया और उसको कई जगह से क्षतिग्रस्त भी कर दिया। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। युद्धों से संबंधित क्वेश्चन जो भी हैं वो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तराइन का प्रथम युद्ध जब हुआ तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? तराइन का फर्स्ट और तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। पहले तो याद रखना, ये पूछ लेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था भाई? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो देखो नीचे व्याख्या दे दी है पूरी। तराइन के पहले युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान भाई बहुत तगड़े राजा थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ। तो उसमें क्या है भाई? 1191 में क्या है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्या है, हरा दिया। तो पृथ्वीराज चौहान क्या है, इसमें विजय रहे। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, लेकिन अगले ही वर्ष तराइन के दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। तो मोहम्मद गौरी धोखेबाज आदमी था, उसने धोखे से ही क्या है, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, क्योंकि उसकी औकात नहीं थी कि वो सामने से हरा सके। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया भाई? धोखे से हरा दिया। तो तराइन का पहला युद्ध पूछ ले किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना, मेरे लाडले भाई याद रखना कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। कौन जीते थे भाई? प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन दूसरा युद्ध क्या हुआ कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसको क्या है भाई, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, लेकिन मोहम्मद गौरी ने क्या है, धोखे से जीत लिया था। समझ गए? दिल्ली सल्तनत की स्थापना वास्तविक रूप से, दिल्ली सल्तनत की स्थापना पूछ रहा किसने करी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बै लिखना था, बी लिख दिया यार, कुतुबुद्दीन ऐबक, कोई दिक्कत नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद गौरी गुलाम वंश, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में क्या है, अब आपसे पूछ लेगा गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो 1206 में क्या हुई मेरे लाडले भाई? गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश का संस्थापक पूछ ले, गुलाम वंश का संस्थापक पूछ ले तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई, ये याद रखना। और संस्थापक कौन थे भाई गुलाम वंश के? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी और उन्होंने क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो कुतुबुद्दीन है तो कुतुब मीनार का निर्माण इसने करवा दिया, शुरू करवाया था, कार्य शुरू करवाया था, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। नेक्स्ट देखो, एक बार फिर से समझ लो, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी लाडले भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। जितने एफर्ट मैं डाल रहा हूँ भाई, उतने एफर्ट अगर आपने इन वीडियो में डाल लिए ना, तो आपका आर्मी में सिलेक्शन रोके इतनी किसी की औकात नहीं है। सिस्टम फाड़े हैं, सिस्टम फाड़ेंगे और अब की बार सेलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलवाएंगे, टेंशन मत लो। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। नेक्स्ट वाला देखो, मोहम्मद गौरी, इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़ लो। मोहम्मद गौरी किसका गुलाम था पूछ ले, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसने क्या है भाई 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी थी, गुलाम वंश की स्थापना करी थी। और इन्होंने क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल है भाई 15वां कि भारत की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एकमात्र मुस्लिम शासिका रही है जो भारत की गद्दी पर बैठी है। तो ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है आर्मी के एग्जाम में भी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और लिख के ले जाओ, 2026 में किसी भी शिफ्ट में सवाल पूछा जा सकता है। किसके में आए वो किस्मत रहेगी, लेकिन हम तो करवाएंगे भाई। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी भाई? रजिया सुल्तान थी। 1236 में ये बैठ गई। रजिया सुल्तान पूछ ले किस वंश से संबंधित है? तो गुलाम वंश से ये संबंधित थी, गुलाम वंश से ये संबंधित थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थी। देख लो, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन आया गुलाम वंश का? तो गुलाम वंश का आया गया इल्तुतमिश। और ये किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान पूछ ले तो इल्तुतमिश की बेटी थी। ये आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि 1236 ईस्वी में क्या है, दिल्ली सल्तनत की क्या है, सुल्तान बनी थी। एकमात्र मुस्लिम शासिका है जो क्या है, दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कब बैठी? 1236 में बैठी।
वह पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में बैठ रही थी। पर्दा प्रथा का क्या त्याग कर दिया था और पुरुषों की तरह बैठती थी। नेक्स्ट देख रहा है भाई कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने शुरू करी थी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार पर नियंत्रण कौन करेगा भाई? जो खील भी लेना, खील समझते हो, खील खाते हैं जो, तो खील भी लेगा, वो सोच समझ के लेगा, तो वही क्या करेगा? बाजार पे नियंत्रण कर लेगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस जो है वो राजा ने शुरू करी थी, किस सुल्तान ने शुरू करी थी? और अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने, देखो व्याख्या, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के खर्च को कम करने के लिए और सैनिकों को सस्ते दाम पर सामान दिलाने के लिए, क्या है उनके पास अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक बहुत बड़ी सेना थी भाई, तो उसके खर्च को कम करना, क्योंकि वो सामान खरीदते हैं और सैनिकों को सस्ते दामे पर सामान मिले, इसके लिए कड़े नियम बनाकर बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण प्रणाली शुरू करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बाजार पर नियंत्रण कौन करेगा? जो खील भी खाएगा तो सोच समझ के खाएगा, तो वही क्या करेगा? बाजार पर नियंत्रण करेगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, किस राजा ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था भाई राजधानी को? तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक क्या है? दिल्ली वंश के जो है, दिल्ली को राजधानी से बदलकर, दिल्ली को जो राजधानी से बदलकर क्या कर दिया? राजधानी को दौलताबाद कर दिया। किसने कर दिया भाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया। व्याख्या पढ़ो। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए जाना जाता है। ये भाई बहुत सण के आदमी था। MBT मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, ये बहुत सण के आदमी था, सण के आदमियों में से एक था ये बहुत। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि उसने अपनी राजधानी बदली, राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत देवगिरी दौलताबाद बदली थी। राजधानी दिल्ली उत्तर भारत में है और नीचे लिया गया दक्षिण भारत में। बताओ, इनकी सड़क की राजधानी मैं तो यहाँ नहीं रखूँगा, यहाँ रखूँगा नीचे। जनता को क्या हुई? भारी परेशानी हुई, योजना पूरी तरह विफल हो गई। अब आप दिल्ली है, दिल्ली यहाँ पे मान लो, और वो दौलताबाद ले आ गया। दौलताबाद दक्षिण में है, उत्तर से दक्षिण कोई आदमी जाएगा, आप अपने संदूक उठा के जा रहे हो, कोई अपनी खाट उठा के लेके जा रहा है, तो भाई इतना तो कोई परेशान नहीं होगा, तो ये योजना क्या होगी? विफल होगी। तो राजधानी परिवर्तन किसने करना चाहा था भाई? दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने करना चाहा था। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी मेरे लाडले भाई? सिकंदर लोदी ने करी थी। सिकंदर लोदी ने करी थी किसकी स्थापना? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी। सिकंदर लोदी ने करी थी। लोदी वंश के शासक, किस वंश के शासक थे? नाम ही लोदी दिख रहा है, सिकंदर लोदी। तो लोदी वंश के शासक ने 1504 ईस्वी में कहाँ किसकी स्थापना करी थी? आगरा शहर की स्थापना करी थी। आगरा शहर की स्थापना करी थी। इसको बाद में क्या अपनी राजधानी भी बनाया था। तो पूछ ले, आगरा शहर की स्थापना कब किसने करी थी? तो सिकंदर लोदी ने करी थी। कब करी थी? 1504 ईस्वी में करी थी। 1504 ईस्वी में करी थी। 1504 ईस्वी में करी थी। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछ रहा भाई, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो इसके ऑप्शन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का, राजराज चोल और शिवाजी महाराज। तो हरिहर और बुक्का ने करी थी। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की हरिहर और बुक्का ने क्या है स्थापना करी थी। देखो सन 1336 में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। आप पूछ ले विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है, पूछा भी जाएगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी क्या थी भाई? विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। हम्पी थी। नेक्स्ट देखो, मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दिल्ली, आगरा, कलानौर और फतेहपुर सीकरी। तो कहाँ हो जाएगा भाई? कलानौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कलानौर। हुमायूं की अचानक मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की उम्र में क्या है अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। कहाँ पे है ये? कहाँ पे किया था भाई? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर उनके संरक्षण बैरम का द्वारा किया गया था। इनका राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 में हुआ था। 1576 में क्या हुआ भाई? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध पूछले कब हुआ था? 1576 में हुआ था। अब अकबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो अकबर और किसके बीच में लड़ा गया था? महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप ने क्या हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था भाई? 1576 में लड़ा था। महाराणा प्रताप शेर थे भाई हिंदू धर्म के। 18 जून 1576 को कब हुआ था? तारीख समेत पूछ ले तो हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। इसमें मेवाड़ के वीर महाराजा महाराणा प्रताप का मुकाबला अकबर की सेना से हुआ था, जिसका नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। समझ गए? सिख धर्म के संस्थापक
राजस्थान वीरों की भूमि है भाई, राजस्थान हमेशा लड़ा है। ठीक है, जब भी राजस्थान देश पे खतरा आया तो राजस्थान हमेशा आगे खड़ा रहा है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? गुरु नानक देव। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिख धर्म की स्थापना प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी द्वारा की गई थी। तो गुरु नानक देव जी को मानते भी हैं भाई, और मानना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे भाई। सिख धर्म हमेशा शिक्षा देता है आपको कि आपको क्या करना है, मदद करनी है लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा धर्म हो तो भाई अच्छी बात है। और कई धर्म मतलब ऐसे भी हैं जिनमें कुछ गलत शिक्षाएं भी हैं, तो उनको सुधार करना चाहिए। तो क्या है, सिख धर्म में क्या है, सभी शिक्षा बढ़िया दे रखी है। तो सिख धर्म की स्थापना प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने की थी। तो उनका जन्म कब हुआ था भाई? कार्तिक पूर्णिमा की तलवंडी, यानी अब वो कहाँ है वर्तमान में? तलवंडी कहाँ है? तो ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था, वर्तमान में है वो। ठीक है, समझ गए। उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी। अब तलवंडी कहाँ है भाई? अब विभाजन के बाद वहाँ चली गई। तो कहाँ? सिखों के प्रथम गुरु पूछ ले कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक, कंफ्यूज मत हो जाना, ये सारे नाम एक जैसे दिखेंगे वहाँ पे आप एग्जाम में। तो प्रथम गुरु गुरु नानक देव। प्रथम गुरु क्या है? गुरु नानक देव। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है भाई 23वें सवाल में, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जब भी पूछे, खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। गुरु गोविंद सिंह ने क्या करी थी? खालसा पंथ की स्थापना करी थी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछ ले। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव। सिखों के अंतिम गुरु पूछ ले तो सिखों के 10 गुरु हुए, और 10वें और अंतिम गुरु कौन थे भाई? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 के 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना करी थी। खालसा पंथ की स्थापना करी थी। कब करी थी भाई खालसा पंथ की स्थापना? 1699 में बैसाखी के दिन करी थी। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी और 1699 में करी थी। याद, ये चीज़ याद रखना, बस जो थ्योरी में बता रहा हूँ उसमें ही बता रहा हूँ, क्या याद रखना है, समझ गए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो मेरे भाई रायगढ़ में ये हुआ था। 1674 में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में विद्वान पंडित किसके द्वारा हुआ था भाई? पंडित गागा भट्ट द्वारा। पूछ ले कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने किया था? तो गागा भट्ट ने किया था। गागा भट्ट ने किया था। गागा भट्ट ने किया था। कहाँ किया था भाई? रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ में हुआ था, जहाँ उन्होंने क्या है, छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति की उपाधि यहीं धारण की थी, रायगढ़ में ही। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रखा है भाई कि भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो भाई वास्को डी गामा। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पूर्वकालीन नाविक वास्को डी गामा ने अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के, वैसे तो भारत में लोग पहले भी आते थे, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा ने करी थी। भाई कब करी थी वह? 22 मई 1948 को केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। तो समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा ने करी थी। कब करी थी भाई? इन्हीं दिनों में करी थी, 20 मई 1948 में। गर्मियों में नहीं पता ये क्या करने आया था, यहाँ पे टिंडे लेने आया था क्या। चलते हुए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्लासी का युद्ध वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच, अंग्रेजों के सेनापति कौन थे भाई? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला के बीच में क्या प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। लेकिन मीर जाफर की क्या है भाई, गद्दारी के कारण नवाब यह युद्ध हार गया था। नवाब क्या है, ये युद्ध हार गया था। ये जो सिराजुद्दौला है ये युद्ध हार गए थे। किसने गद्दारी कर दी थी भाई? मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी। और जब अपने गद्दारी करते हैं तो अक्सर लोग युद्ध हार ही जाते हैं भाई। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो ही गई थी। तो प्लासी का युद्ध पूछ ले कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1757 में। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में अंग्रेज जीत गए थे। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, समझ गए। बस ये सारा इसका। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आ गया भाई, बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये पूछ लेगा। तो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। जीतने के बाद अंग्रेजों को कहाँ के दीवानी यानी कर वसूलने के अधिकार मिले थे। तो अंग्रेजों ने जब बक्सर का युद्ध जीत लिया था 1764 में, तो क्या है, उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या है, कर वसूलने की
क्या है वो छूट मिल गई। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था भाई। ये तीनों चारों मिलके आए थे। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को, अवध के नवाब को और शाह आलम द्वितीय को कि कौन सा युद्ध है भाई? ये बक्सर का युद्ध है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था ये पूछ लेगा। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय को, संयुक्त सेना थी कि उनको भी हरा दिया था। और इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के टैक्स को वसूलने का अधिकार उन्हें मिल गया था। समझ गए? ये सवाल है। 28वें सवाल पे चलते हैं हम। पूछ लें कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहले भी करवाया था। प्रथम जो गवर्नर जनरल पूछ रहे तो प्रथम जो आएगा अपना वो बैटिंग लेने आएगा। बैटिंग, तो बैटिंग याद रख लेना, बैटिंग से याद रख लेना, बैटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड ही अपने आप ही लगा लेते थे, इनको कोई लॉर्ड घंटा नहीं मानता था, तो लॉर्ड अपने आप लगा लेते। 1833 में चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिलकर सती प्रथा का क्या अंत किया था। तो भाई ये काम तो बढ़िया किया था, चलो अप्रिशिएट करो इनको, सती प्रथा का अंत करवाया था इन्होंने। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है भाई, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किसकी करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तो राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार और देखो कितने अच्छे आदमी थे राजा राम मोहन राय जी ने समाज सुधार और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 1828 में क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अब पूछ ले, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक, अब ये अभी तक भी बाल विवाह हो रहे हैं और इनको ये 1828 में रोकना चाहते थे। समझ गए? इनकी माइंड लेवल देखो कहाँ तक सोच थी इनकी। तो आधुनिक भारत के तो क्या हो गए, जनक हो ही गई है, आधुनिक भारत के जनक हो ही गए। तो राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी? 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे भाई कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा आपका। तो 1857 की जब विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति के समय, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। अब पूछ रहा है 1857 की विद्रोह के समय पूछ रहा है, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। अब देखो व्याख्या देखते हैं। 1857 की महान क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। क्रांति के बाद 1858 में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। पूछ ले पहला वायसराय कौन थे? तो कैनिंग ही थे। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 सही हो जाएगा, 1885 सही हो जाएगा भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे भाई? ए.ओ. ह्यूम थे। अब पूछ लेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर, याद रखना ये सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। 1885 बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक पूछ ले। अब कांग्रेस के संस्थापक पूछ ले कौन है? तो भाई ए.ओ. ह्यूम। क्या थे? ये एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। चलते हुए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। देखो व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में हुए कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही करी थी। इसके पहले सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम जो सम्मेलन हुआ 1885 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कितने सदस्यों ने भाग लिया था भाई? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। चलते हुए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बंगाल विभाजन किस वर्ष और किस वायसराय के समय हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था भाई? 1905 में हुआ था। और कौन थे वायसराय? लॉर्ड कर्जन थे। अब तो पढ़ो थ्योरी।
वायसराय लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। अब पूछ लेगा कि बंगाल का विभाजन किस नीति के तहत हुआ, तो भाई फूट डालो राज करो नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, तो फूट डाली और राज करा था उन्होंने। तो 1905 में क्या है, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसको क्या है 1911 में रद्द कर दिया। 1911 में स्वदेशी आंदोलन को रद्द कर दिया। तो कब हुआ था भाई, ये आपका पूछ ले, बंगाल का विभाजन। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 1905 लॉर्ड कर्जन। हिस्ट्री के ये क्वेश्चन सेम छपेंगे। तो अभी कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और आज का कोड भी यहीं दे देता हूँ, बीच में कोड दूंगा तभी आप, और कल वाली वीडियो पे तुमने कोड भी नहीं बताए हैं, तो कोड है आज का भाई सिर्फ 2 लिख देना, कोड 2। मैं समझ जाऊँगा यहाँ तक आपने क्लास देख ली थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में कहाँ हुई थी। आप पूछ ले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी पूछ ले, तो ढाका कहाँ पे भाई, बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी है 1906 में। अब पूछ रहे किसने करी थी भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी, ये भी पूछता है बार में। तो 1906 में तो हुई, कहाँ पे हुई, ढाका में हुई, ढाका बांग्लादेश में। नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान के नेतृत्व में बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 35वां। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने करी थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ ले, 1913 में हुई थी गदर पार्टी। 13 साल का बच्चा क्या होता है, गदर होता है भाई, गदर, वो गदर फैसले लेता है। तो गदर पार्टी की स्थापना याद रख लेना 1913, गदर पार्टी की स्थापना 1913। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में करी थी, किसने करी थी, लाला हरदयाल ने करी थी। अब देखो ऑप्शन, मतलब व्याख्या देखो, विदेशों में रहकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ने उद्देश्य से लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखड़ा ने मिलकर क्या है, गदर पार्टी की स्थापना करी थी। विदेशों में रहकर भी क्या है भाई, भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले थे, वीर थे ये भी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखड़ा, इन्होंने क्या करी थी भाई, गदर पार्टी की स्थापना करी थी। कब करी थी भाई, 1913 में करी थी। ठीक है, विदेश में रहकर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो कब लौटे थे भाई, 1915 में लौटे थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वकालत पूरी करके वहां सफल सत्याग्रह करके भारत लौटे थे। तो कब लौटे थे भाई, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से अपनी क्या कर ली थी, वकालत कर ली थी पूरी, और वहां से आ गए थे अपने भारत। तो क्या भाई, इसी याद में 9 जनवरी को क्या है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो कब आए थे गांधी जी, 9 जनवरी 1915 को आए थे। चलते हुए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 37वां। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, तो चंपारण में शुरू किया था। आप सबको पता होगा कि पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था भाई, चंपारण में शुरू किया था। तो 1917 में बिहार के चंपारण के किसानों को नील की खेती, तीन कठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने क्या है, पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जो पूरी तरह से सफल हुआ। पूछ ले गांधी जी का पहला आंदोलन जो पूरी तरह से सफल हुआ वो कौन सा आंदोलन था भाई, चंपारण आंदोलन था। ठीक है, और चंपारण कहाँ पे है भाई, बिहार में पड़ता है। बिहार के किसानों को कब हुआ ये पूछ ले, चंपारण 1917 में। चंपारण के किसानों को क्या है, नील की खेती से मुक्ति दिलाने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है भाई, नील की खेती करो। अब पूछ लेगा कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसने किया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था, किसने किया था भाई, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। अब देखो, असहयोग आंदोलन के अचानक बंद होने के बाद निराश होकर असहयोग आंदोलन क्या हो गया, बंद हो गया 1922 में। तो क्या चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने क्या किया भाई, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया, ताकि वे चुनाव में भाग लेकर अंग्रेजी सरकार के विधानसभा के अंदर क्या कर सके, विरोध कर सके। तो किसने करी थी भाई, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई ये जरूरी है, 1923 में। गदर पार्टी की स्थापना पूछ ले 1913 में। स्वराज पार्टी की स्थापना पूछ ले 1923 में। किसने करी थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था, मैंने पहले बताया था 1928 में क्या भाई, साइमन कमीशन भारत आया था। हिस्ट्री में भाई इसके बारे को तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेम सवाल हिस्ट्री में यहाँ से आएंगे। तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो 1928 में क्या साइमन कमीशन भारत आया था।
नीचे व्याख्या पढ़ते हैं। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन 1928 में क्या है वो भारत पूछा। आप पूछ ले गठन कब हुआ था, तो 1927 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में। मेरे साथ साथ बोलो, साइमन कमीशन का गठन 1927 में। भारत कब पहुंचा, 1928 में। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन में क्या है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था साइमन कमीशन में, इसलिए पूरे भारत में साइमन वापस जाओ। अब पूछ ले, साइमन कमीशन जब 1928 में भारत आया तो उसका विरोध नारा क्या था, तो विरोध नारा क्या था भाई, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये लिख रखा ना, साइमन गो बैक के नारे लगाकर भारी विरोध हुआ था। जिसमें क्या है भाई, जब विरोध करे तो लाठीचार्ज, अंग्रेज बहुत हरामी आदमी थे भाई, लाठीचार्ज करके लाला लाजपत राय जी के क्या है उनकी मतलब वो शहीद हो गए थे लाठीचार्ज करी उन पे, क्योंकि वो उनका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो नारे लगा रहे थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो लाला लाजपत राय को क्या है भाई, लाठियों से मार दिया गया, लाठियों से पीट पीट के। समझ गए कितने बुरे थे, यहाँ से अंदाजा लगा लो अब क्या करना है। कांग्रेस ने भी क्या है भाई, पूर्ण अधिवेश, पूर्ण स्वराज की मांग, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब करी थी भाई कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग, 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। 1929 में क्या है भाई, लाहौर में रावी नदी के तट पर हुए कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया गया था। इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को क्या है, देश का पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आपको तो ये याद रखना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, मतलब किस अधिवेशन के तहत की गई थी, तो 1929 लाहौर अधिवेशन के तहत करी गई थी। नेक्स्ट सवाल देखो, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू करी थी, तो साबरमती आश्रम, ये शायद गुजरात में, साबरमती आश्रम, हाँ अहमदाबाद गुजरात में है। गांधी जी ने कब शुरू करी थी, पूछ रहे दांडी यात्रा कब शुरू करी थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, दांडी यात्रा कब शुरू करी थी, तो भाई 12 मार्च 1930 को क्या है, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करी थी। गांधी जी ने कौन सी यात्रा शुरू करी थी, 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू करी थी। अपने 78 अनुयायियों के साथ, अनुयायी मतलब जो इनको फॉलो करते थे, इनके फॉलोअर थे, उनके साथ क्या है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक का गुजरात का जो तट था, ठीक है, वहाँ तक की पैदल यात्रा करी थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा और क्या की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। अब पूछेगा आपसे कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई, गांधी जी ने शुरू करी, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई। कब पहुंचे, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे, ठीक है। और कितने अनुयायी के फॉलोअर के साथ थे, 78 फॉलोअर्स के साथ थे। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पूना पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई पूना पैक्ट। एक बार छोटा करता हूँ, थोड़ा दिखेगा नहीं शायद, अब दिख रहा होगा। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था, तो पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था मेरे भाई, 1932 होना चाहिए, 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था भाई, किन के बीच में हुआ था, ये पूछेगा। पूना पैक्ट समझौता किन के बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। देखो, दलितों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र की घोषणा के खिलाफ, दलितों के लिए क्या कर दिया गया भाई, अलग चुनावी क्षेत्र की घोषणा कर दी के खिलाफ गांधी जी यरवदा जेल पुणे में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। दलितों के लिए क्या होगी भाई, अलग चुनाव क्षेत्र की घोषणा होगी के खिलाफ क्या है, गांधी जी यरवदा जेल पुणे में क्या है, अनशन पर बैठ गए थे। इसके बाद क्या है, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ के बीच समझौता हुआ, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिसे पुणे पैक्ट कहा जाता है, ठीक है। दलितों के लिए क्या है, अलग चुनावी क्षेत्र की घोषणा के खिलाफ, उनके क्या हो गया भाई, दलितों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र की घोषणा कर दी। अब क्या है, गांधी जी उसके खिलाफ बैठ गए। गांधी जी ने क्या, यरवदा जेल पुणे में कि आमरण अनशन, मैं जब तक कुछ नहीं खाऊंगा, कि जब तक मर ही जाऊंगा बिना कुछ खाए, जब तक मेरी मांगे पूरी करो। तो 24 सितंबर 1932 को क्या हो गया भाई, 24 सितंबर 1932 को दलित समाज के जो भीमराव अम्बेडकर थे और उनके बीच और गांधी जी के बीच क्या हो गया, एक समझौता हो गया, पूना पैक्ट कहा जाता है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, मेरे साथ साथ बोलो, सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। नेक्स्ट सवाल देखो, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद, तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से कब इस्तीफा दिया था भाई, 1939 में क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के एक राजनीतिक दल का गठन किया था। तो SC बोस, सुभाष चंद्र बोस ने क्या भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। चलते भाई 44वें सवाल पे। क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था,
किस वर्ष आया था, जिसने गांधी जी ने क्या है पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन क्या है भाई, भारत आया था कब, 1942 में भारत आया था। तो देखें 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसमें और भी थे शायद लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और वो भी इसी में थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस वो भी इनके साथ आए थे, और एक और बच गए, कौन थे वो उनका दिमाग में नाम नहीं आ रहा है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स को क्या है भाई भारत भेज दिया। भारत द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों शामिल होगा बताओ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है भारतीयों को समर्थन हासिल करने के लिए, भारतीयों को समर्थन हासिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। भारत की आज़ादी की मांग को टालने के कारण गांधी जी ने इनकी योजनाओं को आगे की तारीख का मतलब पोस्ट डेटेड चेक का, पोस्ट डेटेड चेक दिवालिया बैंक का चेक कहा, कब कहा था भाई 1942 में क्या है ये क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, डू और डाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान 1942 में गांधी जी ने क्या दे दिया, करो या मरो का नारा दे दिया, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 में को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। कब हुई, 8 अगस्त 1942 से बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी आंदोलन में क्या है भाई गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था। कब नारा दिया था, 8 अगस्त 1942 को दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किस वर्ष संभाली थी, तो आज़ाद हिंद फौज की जो कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली थी, सिंगापुर में कब संभाली थी, तो 1943 में संभाली थी। 1943 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में क्या भाई आज़ाद हिंद फौज का जो दिमाग में आया था विचार, तो अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनने इसकी कमान संभाली और दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था भाई, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, जिसके आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था, तो 1946 में। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, 1946 में। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। तो कैबिनेट मिशन 1946 में क्या है भाई भारत आया। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हो गया, संविधान की पहली बैठक हो गई। संविधान की पहली बैठक कब होगी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, हाँ देखो 1946 में 3 मंत्रियों पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर का एक दल भारत भेजा गया था। पूछ ले कि 1946 में कौन कौन आए थे, तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, तो जिसे क्या है कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसी की सिफारिशों पर भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का क्या हो गया था भाई, गठन हो गया था। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जब भी पूछे तो सी राजगोपालचारी कर देना, चक्रवर्ती गोपालचारी हो जाएगा। आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। आज़ादी के समय तक कौन थे भाई, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे, जो कि क्या थे, विदेशी थे। लेकिन उनके जाने के बाद सी राजगोपालचारी को भारत का क्या है गवर्नर जनरल बनाया गया। वह इस पद के पर बैठने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति थे। समझ गए। तो स्वतंत्र भारत की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट सवाल देखो, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया था, तो भगत सिंह हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, फांसी पर झूले तब भी क्या बोल रहे थे भाई, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। इस नारे को मूल रूप से कवि हर्षद मोहिनी ने लिखा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था, तो हसरत मोहिनी ने लिखा था। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंकने के दौरान भी क्या है इस नारे का प्रयोग करके इसे पूरे देश में देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया था। तो आज भी क्या कहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद नहीं बोलते, तो ये क्या है भाई देशभक्ति का एक प्रतीक है। किसने लिखा था, हसरत मोहिनी ने लिखा था। लेकिन शहीद आजम और उनके साथियों ने क्या असेंबली में बम फोड़ा तो इस नारे का प्रयोग किया था। तो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इसमें हम हिस्ट्री कवर कर पाएंगे क्योंकि फिर भाई 50 में से आप बता सकते हो स्कोर भी क्या रहा आपका, वरना आप इसको अच्छे से तैयार करना, कल तक ये तैयार हो जानी चाहिए और कल मैं आपकी इकोनॉमिक्स करवा दूंगा भाई। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए मैंने इसको यहीं तक रखा है, क्योंकि आप ज़्यादा फिर मैं 1.5 से 2 घंटे की हो जाती
तो आप भी क्या हो जाओगे भाई, बोर हो जाओगे। आप बोर हो जाओगे, फिर पूरी वीडियो देखोगे नहीं, फिर पढ़ोगे नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या वीडियो बनाने का। तो आज के लिए आप ये करो अब, और मैं कल, आज शाम तक या कल तक मैं डालूंगा इकोनॉमिक्स की वन शॉट, तो वो कर लेना। आनंदमठ पुस्तक के लेखक कौन है, जिसने हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा है? तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंदमठ उपन्यास की रचना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसकी रचना करी थी भाई? आनंदमठ उपन्यास की रचना करी थी, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इन्हीं की पुस्तक राष्ट्रगीत से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया। वंदे मातरम की रचयिता पूछ ले, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंदमठ पुस्तक के लेखक पूछ ले तो बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा है? तो ये अलग हो जाएंगे। राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगीत पूछ ले, राष्ट्रगीत है आपका, राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हमने हिस्ट्री के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कर दिए भाई। इस वीडियो को बार बार देख लेना चाहे, ठीक है। और इस वीडियो पे जैसे आप लगभग 200 लाइक कंप्लीट करवाओगे तो मैं इसकी PDF भी डाल दूंगा, तो मेरे भाई इसको कवर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय श्री राम, जय गौ माता। चैनल पे नए आए हो ना भाई, तो इस चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से वन शॉट आएंगे तगड़ी। और आर्मी की पूरी तैयारी फ्री करवा रखी है। प्लेलिस्ट में जाओ, एक वन शॉट से आपकी पूरी रीजनिंग हो जाएगी, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। 8 क्लास से 15 के सवाल, 15 के 15 मैथ के सवाल सही हो जाएंगे। 8 से 9 क्लास है, उससे साइंस हो जाएगी। और 9 से 10 क्लास है लगभग जीके की। तो ये कर लेना आप, बहुत 35+ तक भी स्कोर कर दोगे आराम से। फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका आर्मी में करने के बाद। तो भाई इसको ज़रूर से कर लेना। और कैसी लगी ये क्लास भाई? मैंने अपनी जी जान फूंक दी इस क्लास में पूरी। तो इसको ज़रूर बताना कैसी लगी। और बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चन मैं आपको जल्दी करवाऊंगा। वो किसके हैं भाई? वो आपके इकोनॉमिक्स के हैं। मैं और फिर ये जो लास्ट में जो वन शॉट करवा रहा हूँ ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। सेम क्वेश्चन छपेंगे, और जैसे फर्स्ट शिफ्ट आएगा ना, तो उसके मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो देख लेना यही सवाल नहीं छपे मिले तो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय गौ माता।